एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट में अभी 2024 में जो अभी क्वेश्चंस अभी आपने अटेम्प्ट किए होंगे पेपर में, उन्हीं के जो क्वेश्चंस है उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो सीटेट के 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, साइंस एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ए का परमाणु क्रमांक जो है वो आपका 13 है, यानी एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप चलेंगे एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 13, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 2, 8 एंड 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल हैं, करेक्ट है। और जो कंडक्टर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इसी की वजह से दे विल बी कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, करेक्ट है। तो चलते हैं जरा। ए का परमाणु क्रमांक है 13, बी का परमाणु क्रमांक है 17, करेक्ट है। तो बी का अगर आप देखते हैं, ये ए के बारे में बात करें, बी में आपके पास क्या हो जाएगा 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे 2, 8 एंड 7 हो जाएगा, यानी ये एक लेगा, करेक्ट है। तो ए और बी से निर्मित जो यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है वो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि भाई ये तो आपका जो ए है वो तो आपका दे रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की 3 जगह अगर वो लेगा, अगर यहाँ 3 जगह ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तब जाके हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी AB3 की, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम पे क्वेश्चन के नेगेटिव स्टेटमेंट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जरा देखते हैं ये टॉपिक कौन सा है आपका, हीट टॉपिक के बारे में है यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट है, द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, सॉलिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, दिख रहा है आपको, यानी इनके बीच जो स्पेस होगा ना कहीं ये भी अगर आप इस तरीके से आप देखेंगे, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे, जो अगर बोला गया है कि द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं के अंदर में चालन जो हो जाएगा, कंडक्शन जो हो जाएगा वो आपका फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में अगर आप देखेंगे काफी क्लोजली कॉम्पैक्टेड है, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये होगा ही होगा, काफी अच्छा हो जाएगा सॉलिड के अंदर में। कढ़ाई पे खाना बना रहे हैं, उसके ऊपर करछी अगर रख दिए वो तुरंत गर्म होती है कि नहीं होती, करेक्ट है। जब लिक्विड के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको दिखेंगे, ठीक, अगर इनका स्ट्रक्चर आप समझना चाहेंगे। और जब गैस के बारे में हम बात करेंगे तो गैस में कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखिए, द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, करेक्ट स्टेटमेंट। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, 100% मैंडेटरी नहीं है। रेडिएशन के लिए अगर आप देखेंगे, सूरज की जो रोशनी है अगर आप देखिए, अगर वहां आ रही है तो क्या दो वस्तुएं बिल्कुल चिपकी हुई है तभी हो रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हमने टॉपिक क्या क्या पढ़ रखा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हमने पढ़ रखा था जब मैं आपको हीट चैप्टर पढ़ा रही थी। फिर गैसों में चालन नहीं होता, अगर आप देखेंगे कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो आप ये देख रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं ना इनका, तो ये कहीं ना कहीं काफी दूर है, इसी वजह से यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो आपका जो है ये भी सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। पूछा क्या था? गलत है। आइडियली आपको देखा जाए तो ये 100% गलत आपको मिल चुका है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर भी दिमाग में लगता है, बैक ऑफ द माइंड में एक बार क्विक देख लेते हैं तो हमें साफ साफ समझ में आ गया था, गैस में चालन नहीं होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। सभी पदार्थ सामग्रियां ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ये सब हमने देख लिया था, मेटल में भी और नॉन मेटल में भी, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। जरा यहाँ देखेंगे, जैसे ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है ये, तो जरा आप देखिएगा कि विज्ञान कक्षा यानी जहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है? साइंस की क्लास है, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्लास के अंदर में साइंस का लेक्चर चल रहा हो, है ना। तो विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, पहला, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित या बढ़ावा देना। तो प्रोत्साहित या बढ़ावा देना, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के बीच भेदभाव ये होगा ही नहीं। कहीं पर भी अगर आप चले जाएं, किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आप ईवीएस की पढ़ लीजिए, मैथ्स की पढ़ लीजिए, साइंस की पढ़ लीजिए, किसी में भी, या सीडीपी की भी बात कर लीजिए आप, है ना, तो कभी भी भेदभाव बच्चे के अंदर टीचर को मतलब टीचर नहीं कर सकते, ये गलत है।
तो कहीं ना कहीं भेदभाव अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम बचा के अपना पास से आप ऑप्शन देखेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे साफ साफ समझ में आया कि ये सारे चिंतन को प्रोत्साहित करना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। संचार संप्रेषण विकसित करना, ये काम होना चाहिए। फिर उसके बाद से आपके पास में आता है नेक्स्ट वाला जो है वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना, ठीक है। फिर आपके पास विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता को स्वीकारने में, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, चूंकि ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम क्लास में कहीं ना कहीं जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो बच्चों को ऑब्जर्व तो कर लेता है कि कौन सा बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, किस में थोड़ा टाइम लगेगा, किस बच्चे पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन नहीं करते, ठीक। और हमारे पास ऑप्शन में दिया नहीं था तो बहुत ज्यादा हमें काम करना नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये मैंने जितने भी कोर्सेज कराए हैं उन सारे कोर्सेज में मैंने इसके ऊपर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखेंगे जरा, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान करना है। अब आपके पास क्या होगा, एक्चुअल में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जरा मैं वो डिस्कस बता देती हूँ आपको। हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, यहाँ पर बोलेंगे समतल दर्पण, करेक्ट है। प्लेन मिरर में होता क्या है, जैसे हम दिख रहे हैं सेम वैसे ही आपको दिखेंगे, सेम हाइट हो जाएगी, बट उसके अंदर एक चीज कॉन्सेप्ट होता है, लेटरल इन्वर्जन का होता है। यानी जैसे एम्बुलेंस है वो उल्टा हुआ लिखा हुआ क्यों दिखता है, क्यों वो इसीलिए होता है ताकि अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है और वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगी पीछे एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, उसको मिरर में कैसा दिख जाएगा, आपका आपको सीधा दिख जाएगा, करेक्ट है। तो ये तो हो गया आपका जो कि एम्बुलेंस के लिए, करेक्ट है। तो प्लेन मिरर में हमेशा लेटरल इन्वर्जन होगा। एक पॉइंट और है, प्रिंटेड टी शर्ट पहन के आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपको दिख जाएगा कि लेटरल इन्वर्जन में जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, ठीक। ऑल्दो यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया, बट प्लेन मिरर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जरा चलते हैं, जरा इसमें देखेंगे। एक तो प्लेन मिरर, उसके बाद से आपके पास से आता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर की मैंने आप सारे बच्चों को 6 कंडीशंस मैंने ऑलरेडी बता रखी थी, जिसमें से 5 एक तरीके की होगी और एक तरीके की होगी। तो चलते हैं जरा इसमें जरा डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो आभासी और जो है आपका ये आपका आभासी और उधर्वशीरी, ये वस्तु के समानुरूप, ये किस किस सिचुएशन में आपके पास में आ जाएगा और ये कहाँ पर हो सकता है। तो अगर मैं देखूं आभासी और उधर्वशील और वस्तु के समानुरूप, यहाँ पर जितना जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेन मिरर के अंदर में भी ऐसा होगा, जितनी आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी इमेज की हाइट हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमारी हाइट कुछ और है और उनकी हाइट कुछ और है, करेक्ट है। और दूसरा वाला यानी कि समतल तो यहाँ पर होगा ही होगा, जो आभासी और उधर्वशील वाले बात में अगर हम करें तो यहाँ से मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, करेक्ट है। अब आता है हमारे पास समतल में अवमुख, ये कहीं से भी ऑप्शन हमारे पास नहीं, क्योंकि हम जनरली जो पढ़ते हैं प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, करेक्ट है। इस कॉनकेव मिरर के अंदर में भी 6 कंडीशंस आप पढ़ते हो। 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें वस्तु के समानुरूप, जैसे मान लो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है। उसी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक और प्रतिलोमित, आभासी और उधर्वशीलता, ये प्लेन मिरर का हो जाएगा और ये वाला जो है जो अवतल दर्पण का हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। यानी कि जब भी हम पढ़ाते हैं विज्ञान को, कोशिश हमारे पास यही होनी चाहिए कि हम जांच पड़ताल करके पढ़ाएं, यानी कि जो पढ़ा रहे ना एटलीस्ट उसको बच्चा जो है वो ऑब्जर्व भी करे, देखे भी, खुद से समझे भी। तो आगे देखते हैं, आपके पास फर्स्ट है, दिए गए पादपों या पौधों का शाखों, झाड़ियों, वृक्षों में वर्गीकरण। यानी यहाँ पर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस चीज का, मैंने आपको पहले बताया रखा है। जैसे अगर आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज का अगर आप देखोगे, हर्ब्स, श्रब और ट्रीज का अगर आप देखोगे, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था हर्ब्स कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए साइज में बहुत छोटे हैं, धनिया की पत्ती, पुदीने के पत्ते। श्रब उससे बड़ा, जैसे गुलाब का हो गया या फिर मेहंदी के पेड़ हो गए, मेहंदी के जो आपके वो हो गए।
और ट्री जैसे आम का पेड़ और फिर बहुत बड़े बड़े जो पेड़ हो गए। तो केवल क्लासिफिकेशन करने से जांच पड़ताल वाला तो नहीं समझ में आ रहा था, बहुत एक्यूरेट तो नहीं लग रहा था। चने के बीजों में अंकुरण की दर की प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, यानी कि यहाँ पर जो जर्मिनेशन हो रहा है, एक तरीके से जर्मिनेशन या फिर स्प्राउट बनाना, आपने स्प्राउटिंग करना है ना। तो अगर आप देखोगे चने के जो बीज हैं अंकुरण, आप चने को अंकुरण करने के लिए हम क्या काम करते हैं, या मूंग की दाल अगर होती है अंकुरण के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले चने को आपने भिगो दिया पानी में काफी अच्छे से, क्या रात तक भिगो के आपने रख दिया, अगले दिन आप क्या करोगे, पानी पूरा हटा के एयर टाइट कंटेनर में आप रख दोगे, उसके बाद से वहां पर क्या होने लग जाएगा, आपका धीरे धीरे जर्मिनेशन या अंकुरण होने लगेगा। अब ये गर्मी में जो है वो आपका जल्दी हो जाएगा, ठंड में बहुत टाइम लेगा। और इन सारी चीजों पे कि वो जो जर्मिनेशन है या अंकुरण जो हो रहा है चने के बीजों में अंकुरण की दर की प्रभावित करने वाली कारक क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो अंकुरण हो, किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, गर्मी में जल्दी हो जाएगा, ठंड में बहुत टाइम लेगा। करेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली। आगे, नारियल के पेड़ वृक्ष के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है सही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। विभिन्न पर्णों में शिराविन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना, इनमें से सब कुछ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में लिंग या जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। जैसे अगर हम क्या होता है कि जेंडर स्पेसिफिक चीजें हम जनरली जो है नहीं करते हैं, जरा आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दे रखा है। लिंग संबंधित जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को बिल्कुल होना चाहिए, बहुत पोलाइट तरीके से आपको बात करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में जो है करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करना। ठीक है, जेंडर आधारित समूह बनाना ये कभी भी नहीं कर सकते, ना तो आप बच्चों का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, ना ही जेंडर के आधार पर आपको बनाना है कि नहीं यार बॉयज जो है वो स्ट्रांग है, गर्ल्स स्ट्रांग नहीं है, या फिर गर्ल्स जो है बहुत अच्छे से वो करेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना। तो थर्ड के हिसाब से अगर मैं जाती हूँ तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मेरे पास जो 100% मिलता है वो आपके पास ये है कि फर्स्ट में लिंग संबंधित जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को बिल्कुल होना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। और रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करना, बच्चों के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाता है। ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी और दिया नहीं था। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को जब मैं क्लास में डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन बॉडी सिस्टम में आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस की, लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। अगर आप यहाँ पर देखोगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने क्या देखा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में, साथ के साथ वाटर, यहाँ पर क्या चाहिए, सनलाइट और आपका क्लोरोफिल। करेक्ट है, क्लोरोफिल दिख गया। तो क्लोरोफिल जो हमारे पत्तियों के अंदर में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता, क्लोरोफिल, सनलाइट, यहाँ पर C6H12O6 ये क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज, और आपके पास में ये आपका ऑक्सीजन जो लिबरेट हो गया। करेक्ट है, ऑल्दो बैलेंस्ड नहीं है, बट जनरल व्यू में आपको समझने के लिए यहाँ जरूरी क्या था कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें जब तक सनलाइट नहीं लेगा, यानी पत्तियां जो हैं, पौधों के लिए जो पत्तियां हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं, सूरज की रोशनी में करेंगी, सनलाइट उसको यूज करेंगी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा जो है दूसरे वाले क्वेश्चन पे जो हम डिस्कस करेंगे, जरा वहां पर देखेंगे हम। दूसरा है कि जो श्वसन है, अगर मैं यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में बात करती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट मैंने लिया, मैं एक स्प्रिंटर हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैंने कार्बोहाइड्रेट की डाइट ली। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब डायरेक्टली तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। करेक्ट है, ये सब मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ा रखा है, साथ के साथ जब मैं फूड चैप्टर डिस्कस कर रही थी तब भी बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेकडाउन किसमें हो गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एक तरीके से मिलके हमारी बॉडी में एनर्जी देगा। तो जैसे एक मशीन को चलने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे फ्यूल की जरूरत है,
हमारी बॉडी को भी एनर्जी के लिए अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो फूड है वो एक तरीके से फ्यूल का ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेशन। देखो मैंने ये भी बताया था, ब्रीदिंग में केवल आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, बट जब रेस्पिरेशन की बात होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर एनर्जी जो हो जाएगी वो आपकी रिलीज हो जाएगी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें पता होता है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। ठीक, चलिए जरा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ में मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होंगे। ये आपके जो है फ्रेटर्निटी, जो आपके भातृ होंगे। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बताने वाला था नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। यहाँ हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत कहाँ थी? अगर आप देखेंगे आज के टाइम पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, अर्थ के नीचे जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, वो ऑलमोस्ट आप अगर देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे शहर है जहां ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गए। चेन्नई में बहुत ज्यादा चैलेंज है, दिल्ली एनसीआर में भी चैलेंज है। तो मैक्सिमम जगहों पर ग्राउंड वाटर को लेकर काफी ज्यादा चैलेंज है। तो हम जब हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे दिमाग में आता है कि बारिश के पानी को हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और जहां जहां भी पॉसिबल हो सकता है वहां हमें यूज करना चाहिए। करेक्ट है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर लोग क्या करते हैं, छतों के ऊपर में आप देखेंगे वहां जो रेन वाटर है वो इकट्ठा होगा, एक ड्रेनेज पाइप के थ्रू आएगा और धीरे धीरे एक जाली भी लगी होगी जिसमें कंकड़ पत्थर जो है वहां रुकेगा और बारिश का जो पानी है वो धीरे धीरे करके नीचे जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। पहले के टाइम पर गाँव के अंदर में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा सिस्टम कहीं ना कहीं लोग ऐसा करके रखते भी थे, शहरों में भी लोग करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और ये जरूरी भी आने वाले समय में और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है स्थानीय अपलावन को कम करता है, ठीक है। जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ये स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, आपने पूरी प्लानिंग की होगी तभी आप बारिश के पानी को आप रोक रहे हैं, चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें चाहे उसको अल्टीमेटली आप किसी चीज में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके हिसाब से ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल करते हैं हम, वेट ही कर रहे होते कि भाई ऐसा हो जाए। करेक्ट है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। करेक्ट, ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक, सामाजिक का मतलब सोशल, वैज्ञानिक साइंटिफिक। तो अगर आप देखेंगे या कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। अब आइडियली आप इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे जो पहले ऑप्शन है पहले वो देखते फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करना। तो कौशल का विकास करना जनरली एक अच्छा माना जाता है। जब भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के अंदर में, तो बच्चों के अंदर ऐसा हो सके लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो सके, बच्चे खुद से डिस्कशन करे, ये एक अच्छा पॉइंट है। किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करना, किसी भी टॉपिक पर जो है मल्टीपल व्यूज अगर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं टीचर को एब्जॉर्ब करना चाहिए कि जो मल्टीपल व्यूज आ रहे हैं उसके बाद से फिर लास्ट में डिस्कशन करके हम कंक्लूड करते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा पॉइंट होगा। फिर आता है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, यानी कि अगर यहाँ से अगर देख लिया जाए, अगर इस वाले पॉइंट को देखते हैं कि नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करना, पर्टिकुलर सिटीजन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि विज्ञान संबंधी गतिविधियों के लिए हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक जो भी आप गतिविधियां करना चाह रहे हो उसके लिए आपको प्रेरित करना, तो ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। अब आते हैं विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। अब आइडियली आप देखोगे, चूंकि यहाँ पर दे रखा था कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामले, आइडियली हम जब हम पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी हम साइंटिफिक व्यूज के बारे में या साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने के बारे में हम कोशिश करते, तो हमारी कोशिश क्या होती है, जैसे मान लो मैंने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया क्लास में, जब पोल्यूशन टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो टीचर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे को पोल्यूशन के बारे में पता हो, साथ के साथ वो टॉपिक सिर्फ इसलिए ना हो कि वो बच्चा केवल पढ़ रहा है, ये भी होना चाहिए कि एक्चुअल में वो सोसाइटी में जो इस टॉपिक से उससे रिलेट कितना कर पा रहा है। पहला पॉइंट, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप सोसाइटी से कितना रिलेट कर पा रहे हो। कल को कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है तो बच्चा सोचने के लिए सक्षम हो सके
इतना कैपेबल हो सके कि भाई एयर पोल्यूशन है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे स्मोक की एक सिचुएशन होती है, स्मोक प्लस फॉग, नाम तो सुना ही होगा आप सबने। उसी के हिसाब से इसको जज करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर स्मोक प्लस फॉग, ये सबको पता है कि भाई जो स्मोक की सिचुएशन है दिवाली के आसपास इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो जिन जिन बच्चों ने पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा होगा वो जब स्मोक की जब बात आएगी कि विजिबिलिटी 0 के ऑलमोस्ट हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो बच्चों को लगना चाहिए कि अच्छा हमें क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली के पटाखे उस टाइम पर हमें बहुत कम जलाने चाहिए, ना के बराबर, ताकि अगले दिन हमें चैलेंज ना हो सके या विजिबिलिटी ना दिखे। तो यानी कि बच्चे ने जो टॉपिक पढ़ा समाज के साथ में उसने रिलेट भी किया और आगे चलकर ऐसा भी हो सके उसका सोल्यूशन भी बच्चा ढूंढ सके। उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आप जज करिएगा। तो अब अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं जाती हूँ तो अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करना मुझे एक सही स्टेटमेंट लगता है, और मल्टीपल बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करना ये भी एक सही स्टेटमेंट है। नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंज है नहीं, और विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करना। अब हम ऑप्शंस पे अगर मैं देखूं, केवल 2 और 3 कहीं से भी सही नहीं लग रहा। थर्ड और फोर्थ को अगर मैं देखूं तो इन दोनों को ये इग्नोर हो रही है, ये भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा कि केवल यही। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर मैं देखती हूँ तो समाज की जो भूमिका है कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व, ये थोड़ा सा हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक मामले। और लास्ट वाले में आते हैं 2, 3 एंड 4 वाले पे कि किसी मामले पर बहुप्रेक्षित कौशल करना, संबंधी गतिविधियों का, समाज में भूमिका के महत्व को स्वीकारना। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। बाकी जैसे लेटेस्ट जो आंसर किया आएगा जो एक्सेप्ट करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ होना चाहिए था। तर्क संगत कौशल हम विकास करते हैं, बट क्वेश्चन जो पूछा गया सामाजिक वैज्ञानिक उसके हिसाब से पूछा गया, तो मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखते हैं कि क्या आंसर एक्सेप्ट होता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों को डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तित को चित्रित करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मैंने आप लोगों को बताया था इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे आपका इंडिकेटर पे क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट में से हम कब क्या करेंगे, किनको मिलाएंगे तो किस वजह से हमारा न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। तो इंडिकेटर से क्वेश्चंस आपके आ गए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ देखेंगे आप, जैसे हल्दी के लिए मैंने आपको बताया था जिनकी शादी होने वाली होती है उससे पहले हल्दी लगती है। तो जब हल्दी लगती है तो आपने देखा होगा कि हल्दी लगने के बाद जब नहाने जाते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो आप देखोगे थोड़ा सा ना रेडिश ब्राउन जैसा कलर आ जाएगा। तो वहां से वो कैसा हो जाएगा, बेस का। और मैंने बेस का बताया था कि बेस जैसे कैसे होते हैं, सोपी स्ट्रक्चर होंगे और कड़वे होंगे। करेक्ट, ये बताया था मैंने। तो हल्दी में अगर आप देखोगे, और एसिड में कोई चेंज होता नहीं है, क्षारक में होने वाले रंग परिवर्तन यहाँ पर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब ये रेडिश ब्राउन ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, देखेंगे ऑप्शन में आपके पास 2, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया उस वाली ट्रिक से। यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो हमें बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है या टफ टॉपिक लगता है या याद नहीं होता, जब उसे रिलेट करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ये हो गया मेरे पास 2 ऑप्शन। अब चलते पीछे, फिर आपके पास आया, अब आ गया चाइना रोज। चाइना रोज एक ऐसा ऑप्शन था हमारे पास जिसमें जब एसिड में होगा तो ये गहरा गुलाबी होगा, लेकिन वो क्षारक में होने पे यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाता है। ये केवल ये वाला ऑप्शन केवल चाइना रोज में आता है। ठीक, बाकी किसी जगह ग्रीन कलर नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो यहाँ से मुझे साफ साफ समझ में आ गया, ये वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, 100% एश्योरिटी से हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो बहुत आसान था, हमें केवल कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत 100% एक्यूरेट पता थे, हमारा काम हो गया। बाकी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपका जो फिनोप्सिलीन है, जैसे यहाँ पर ये गुलाबी दे रखा, मिथाइल ऑरेंज का भी एक ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को। मिथाइल ऑरेंज में भी अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये दे रखा है मिथाइल ऑरेंज, तो यहाँ पर अकेले ऐसा था जो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक, तो ये था। चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ज्वाला, यानी ये आपके पास फ्लेम के बारे में, यानी कंबशन या फिर आपका जो फ्लेम है उससे पूछा उन्होंने कि ज्वाला का रंग निर्भर करता है किस बात पे, दाह पदार्थ की प्रकृति पर। ऑब्वियस सी बात है कि उसके नेचर पर, क्या चीज जलाई जा रही है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, इसके अलावा आपका जो है आपका वैक्स हो सकते हैं, इस तरीके से चीजें। तो दाह पदार्थ की प्रकृति पर, बिल्कुल जैसे वैक्स को जलाएंगे तो उसकी क्या नेचर होगा, पेट्रोल को जलाया, डीजल को जलाया, केरोसिन को जलाया, तो सबका नेचर अलग अलग है ना।
तो ये तो 100% श्योर हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन आपूर्ति पर, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कैसे पता होगा, इसका हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। कैंडल है, कैंडल जल रही है, उसके ऊपर ग्लास रख दीजिए, ऑक्सीजन जो है वो आपका सप्लाई टूट जाएगा, वो आपका कैंडल बुझ जाएगा। इसका मतलब है ये तो चाहिए चाहिए, आसपास के तापमान से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते जरा नेक्स्ट वाले उस पर चलेंगे। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। तो अब हम बात करें जो कि आपके साइंटिफिक लॉस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जरा, तो चलेंगे। फर्स्ट आता है, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो साइंटिफिक लॉज अगर होंगे तो वो कहीं ना कहीं अवलोकनशील जो भी परिघटना होती है उनके बीच का क्या रिलेशन, उन सबको डिस्क्राइब करते हैं। आगे, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। नहीं, सिद्धांत नहीं होगा एक तरीके से। देखो कई बार क्या होता है ना, साइंस में स्कोप होता है कि आज जो चीज हो गई है जरूरी नहीं है कि आपका कल उससे और बेस्ट कुछ और अच्छा नहीं निकल सकता। पहले हमें लगता था, आज के टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए क्या यूनिवर्स के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं। अच्छा, आज हम मून के साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं, कल को हो सकता है मार्स पे भी अगर आपने देखा होगा तो नासा ने जो रोवर है वो भेजा है, कल को हो सकता है हमें और कुछ एक्सप्लोर हो जाए। आ रहा है समझ में? तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती। साइंस में हमेशा स्कोप होता है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप देखते हैं, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, यूनिवर्स के लिए किसी ने बिग बैंग थ्योरी दी, किसी ने कुछ और दी, डायनासोर आज नहीं मिलते हैं उसके लिए अलग अलग थ्योरी। तो हर चीज के लिए अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में ना हमेशा चुनौती की जो होती है, स्पेस हमेशा होता है, उसको चैलेंज करके कुछ और चीज हम कर सकते हैं या कुछ नया ढूंढ सकते हैं। तो चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी गलत स्टेटमेंट। भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं, केवल भौतिक के नहीं होगा, इसके अलावा हर जगह पे आपके पास इतना स्कोप होता है, आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट जो है सही बैठेगा, अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्व परागण केवल दिलंगी पुष्प फूलों में ही होता है, ये जरूरी नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा, जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो आपका सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला जो है वो गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। अब केवल परावर्तन के नियम बताने से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल अगर आप बता देते हैं, उससे तो कहीं ना कहीं टॉपिक में पूछा क्या, आगमिक विवेचन, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। करेक्ट है, अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा। आगे, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लेन मिरर में अगर आप देखोगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखें, ये देखिएगा, प्लेन मिरर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आता है। ये देखिए, प्लेन मिरर में अगर हम देखेंगे, ये मेरे पास क्या हो गया, सरफेस प्लेन हो गया। करेक्ट है, प्लेन मिरर। ठीक, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ये इस पे बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी और इधर भी। फिर एंगल ऑफ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। करेक्ट है। और ये सब कुछ जो है वो आपका किस में हो रहा होगा, सेम फिनोमेना यानी एयर में ही हो रहा होगा। जैसे आगे हम जब डिस्कस करते हैं, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन के लिए, जब हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, है ना, तो उसमें आपके पास माध्यम जो है वो चेंज हो जाते हैं, हवा से पानी में अगर हम आ गए या फिर वहां पर आपका माध्यम चेंज हो जाएगा। तो ये सारा फेनोमेनन किस में हो रहा होता है, एक ही मीडियम में हो रहा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। क्वेश्चन में क्या बोला, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। जब भी इसका प्रैक्टिकल करते हैं प्लेन मिरर से, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि आप एक काम करिए कि आपने एंगल लिया 30 डिग्री, आई एंगल लिया आपने 30 डिग्री, यानी ये जो अभी हमने डिस्कस किया आपतन कोण। फिर आर की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर आई की वैल्यू आपने ली 40 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू ली 60 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी आ रही है। ये 100% जो है आपका एक एक्यूरेट और बहुत अच्छा ऑप्शन है। आगे, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना और कहीं ना कहीं परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विशेषज्ञ समस्याओं को हल करना। इनमें से देखेंगे तो ये विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, इनमें से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है,
सी वाला ऑप्शन भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बट बी वाला ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। ठीक, तो ये था आपके जो क्वेश्चंस है, अपनी तरफ से जो इतना भी है, जो बेस्ट अप टू बेस्ट मार्क हमने ये क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करें। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।